हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। प्राइम टाइम के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। गोविंद सिंह की जयंती पर पीएम का बड़ा ऐलान। 10वें गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों की शहादत पर मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा। लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी बसपा। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर हो सकती कार्रवाई। सपा ने सौंपा निर्वाचन आयोग को ज्ञापन में निष्पक्ष चुनाव करवाने की मांग। कुछ अधिकारियों को पद से हटाने की मांग। 12 जनवरी से शुरू होगी नीट पीजी काउंसलिंग। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर दी जानकारी। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि इस साल से अगले हर 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने ट्वीट किया है कि उनके 4 बेटे धर्म रक्षा के लिए शहीद हो गए थे। उनके साहस के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों के श्रद्धांजलि के तौर पर वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिन्हें मुगलों ने मौत के घाट। पीएम मोदी ने कहा कि माता गुजरी, श्री गुरु गोविंद सिंह और 4 साहिबजादों के बहादुरी और आदर्श लाखों लोगों के ताकत देते हैं। वे कभी अन्याय के आगे नहीं झुके। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की है जो समावेशी और सामंजस्य स्वरूप है। यूपी में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से सभी दलों में हलचल का माहौल है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि चुनाव आयोग आचार संहिता को लेकर सख्ती को और इसका उल्लंघन करने वालों को सख्त कार्रवाई की जाए। मायावती ने कहा कि चुनाव पूर्ण स्वरूप से निष्पक्ष हो और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान सुनिश्चित किया जाए। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि बीएसपी सर्व समाज के लिए सोचने वाली पार्टी है। हमारी कटनी और करनी में अंतर नहीं है। बीएसपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और रेस में नंबर 1 पर होगी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में कानून का राज है। बसपा कार्यकर्ता आचार संहिता का पालन करें। कि ये विदित है कि देश में कल यूपी सहित 5 राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव घोषित हो चुके हैं और इस संबंध में मैं खासकर मुख्य चुनाव आयोग से ये कहना चाहूँगी कि यूपी, उत्तराखंड व पंजाब आदि इन राज्यों की जनता में स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के प्रति विश्वास को कायम करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि चुनाव आयोग यहाँ अपनी आदर्श चुनाव आचार संहिता को पूरी सख्ती से लागू कराने के लिए ठोस कार्रवाई अवश्य करे। सपा ने चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक ज्ञापन दिया है और साथ ही मांग की गई है कि यूपी में निष्पक्ष चुनाव के लिए कुछ अधिकारियों को उनके पदों से हटाया जाए। ज्ञापन में बताया गया है कि यूपी में सत्तारूढ़ दल बीजेपी के कार्यकर्ताओं के रूप में काम करने वाले अधिकारियों को वर्तमान पदों से तत्काल हटाया जाए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भेजे गए ज्ञापन से वर्तमान सरकार में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, सूचना के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल, पुलिस महकमे के आला अधिकारी डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और एसटीएफ के डीजीपी अमिताभ रियाज को पद से हटाने की मांग की है। सपा का तर्क कि इन्हें हटाने के बाद आगामी विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाह चुनाव कराया जा सके। गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग ने यूपी में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद यूपी में आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी काउंसलिंग 12 जनवरी से शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर बताया है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए आरक्षण के अनुसार मानवीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद एमसीसी द्वारा नीट पीजी काउंसलिंग 12 जनवरी 2022 से शुरू की जा रही है। इससे कोरोना से लड़ाई
में देश को और मजबूती मिलेगी। बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी और पीजी में ओबीसी के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखते हुए नीट काउंसलिंग शुरू करने का रास्ता साफ कर दिया है, जिसके बाद मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी पीजी काउंसलिंग 2021 के संबंध में एक नोटिस भी जारी किया है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामलों के चलते राज्य सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। महाराष्ट्र में 10 जनवरी से नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। 5 या इससे ज़्यादा लोगों के एक साथ आवाजाही पर रोक लगाई गई है। वहीं स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, ब्यूटी सैलून, चिड़ियाघर, संग्रहालय और मनोरंजन पार्क बंद रखने की घोषणा की गई है, लेकिन अब उनमें कुछ संशोधन कर दिए गए हैं। ब्यूटी सैलून को बाल काटने वाले सैलून के साथ सामूहिक किया जाएगा और 50% क्षमता के साथ खुला रहने के दिया जाएगा। जिम 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। केवल पूर्ण टीकाकरण वाले व्यक्तियों को ही इन सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बढ़ते संक्रमण के चलते प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, यह एक चिंता का विषय है, तो लेकिन घबराने की बात नहीं है। पिछले लहर के मुकाबले इस बार की कोविड लहर में मृत्यु कम हो रही है और लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत भी कम पड़ रही है। साथ ही लॉकडाउन लगाने के बात पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि अभी हमारा दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की कोई मंशा नहीं है। कल डीडीएमए की दोबारा मीटिंग है। उस मीटिंग में हम विशेषज्ञों के साथ फिर से स्थिति का जायजा लेंगे कि और क्या क्या करने की जरूरत है। केंद्र से भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। आपको सबको नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे भी कोरोना हो गया था और लगभग 7-8 दिन में होम आइसोलेशन में रहा। आप सबकी खूब दुआएं मिली, आपका खूब आशीर्वाद मिला, आपकी सबकी शुभकामनाएं आ रही थी, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। मुझे लगभग 2 दिन बुखार रहा, उसके बाद मैं ठीक था लगातार, लेकिन जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं उसके हिसाब से मैं 7-8 दिन होम आइसोलेशन में रहा। अब मैं वापस आप सबकी सेवा में हाजिर हूँ। आप सब लोगों की शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दिल्ली में जो कोरोना की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, उसको लेके मैं हमेशा से चिंतित था। हालांकि मैं होम आइसोलेशन में था, लेकिन फ़ोन के ऊपर मैं लगातार अपने सभी ऑफिसर्स से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, हेल्थ मिनिस्टर से, सबसे लगातार संपर्क में था। जो इंतज़ाम किए जा रहे हैं और जिस तरह से कोरोना की स्पीड बढ़ रही है उसके ऊपर मैं नज़र रखे हुए था। यूपी में सभी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूलों को कोरोना के चलते बंद करने का फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि अगले 7 दिनों तक राज्यों के किसी भी विश्वविद्यालय और कॉलेज में ऑफलाइन कक्षाएं नहीं चलेंगी। हालांकि 10 जनवरी से ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी, जिसके छात्रों की पढ़ाई बंद ना हो। वहीं सरकार द्वारा जारी नियमों में ये भी बताया गया है कि सभी शिक्षण संस्थान निर्धारित समय के अनुसार परीक्षा आयोजित कर सकते हैं। बीजेपी नेता वरुण गांधी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वरुण गांधी ने बताया है कि चुनाव प्रचार के लिए 3 दिनों तक पीलीभीत में रहने के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बताया जा रहा है कि वरुण गांधी चुनाव प्रचार के सिलसिले में पीलीभीत गए थे, जहां उन्होंने अपनी पार्टी को उपलब्धियां के संबंध में जनसभाओं में भाग लिया था और लोगों से मुलाकात भी की थी। इस दौरान उनकी तबीयत खराब होने पर उन्होंने कोरोना जांच करवाई, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संसद ने अपने साथी नेताओं और अपने संपर्क में आए लोगों से एहतियात कोरोना जांच कराने की अपील की है। साथ ही वरुण गांधी ने चुनाव आयोग से राजनीतिक कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों को कोरोना का डोज लगवाने की अपील की है। बता दें कि यूपी में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है।
कोरोना का साया अब देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के जजों तक भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट के 4 मौजूदा जज कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने 2 जज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इनके अलावा रजिस्ट्री के करीब 150 कर्मचारी भी पॉजिटिव हो गए हैं या फिर HV आइसोलेशन में है। इससे पहले संसद के करीब 400 कर्मचारी सुरक्षाकर्मी भी कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। देश में सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के 4 मौजूदा जज कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के 2 जज पॉजिटिव पाए गए थे। इसके साथ ही रजिस्ट्री के सभी कर्मचारी और अधिकारी का कोरोना टेस्ट कराया गया था। अब तक करीब 150 कर्मचारी या तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं या फिर क्वारंटाइन है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय में CJI NV रामन सहित 32 जजों के कुल संख्या में से 4 जजों के कोरोना पॉजिटिव होने की संभावना है। यहाँ पॉजिटिविटी रेट 12.5% हो गया है। वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी से पूरी तरह से वर्चुअली मोड पर सुनवाई करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने सभी न्यायाधीशों को अपने आवासीय कार्यालय को काम करने का फैसला किया गया है। ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया में जारी अफरा तफरी के बीच कोरोना वायरस का एक और नया वेरिएंट सामने आया है। आपको बता दें कि साइप्रस में संशोधनकर्ताओं ने वायरस के इस नए वेरिएंट की खोज की है जो डेल्टा ओमिक्रॉन से मिलकर बना है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के बाद डेल्टा वेरिएंट ही जिम्मेदार था जिससे बड़ी संख्या में मौतें हुई थी। जानकारी के मुताबिक साइप्रस विश्वविद्यालय में जैविक विज्ञान के प्रोफेसर लियोनार्डियोस कोशातकिस ने वेरिएंट को डेल्टा क्रॉन का नाम दिया है। साथ ही डेल्टा जीनोम के भीतर अपने ओमिक्रॉन जैसे जीनोटिक सिग्नेचर की वजह से इसे यह नाम दिया गया है। कोस्टिकिस और उनकी टीम ने अब तक वायरस के इस वेरिएंट से जुड़े 25 मामले पाए हैं। अभी यह साफ नहीं है कि इस वेरिएंट के और भी मामले मौजूद हैं या नहीं। यह कितना खतरनाक हो सकता है इसकी अभी पुष्टि नहीं की गई है। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारे में मत्था टेकने जाने की अनुमति सरकार की ओर से मिल गई है। बता दें, दिल्ली आपदा प्रबंधन विभाग ने रविवार को वीकेंड कर्फ्यू होने के बावजूद इसकी अनुमति देने का निर्देश जारी किया है। बगैर मास्क, सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग प्रवेश नहीं मिल पाएगा। बता दें कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष कुलवंत सिंह बाठ ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा था। पत्र में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 9 जनवरी को प्रकाश पर्व पर संतों को गुरुद्वारा बंगला साहिब जाने की छूट देने की मांग की गई है। श्रद्धालुओं को गुरुद्वारा बंगला साहिब दर्शन के लिए छूट मिलने से गुरु पर्व श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया जा सकेगा। गुरुद्वारा प्रशासन को सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा गया है। गुजरात हाई कोर्ट ने कोर्ट के आदेशों का पालन करने वाली सरकारी अधिकारियों का नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस ने फटकार लगाते हुए कोर्ट के आदेश के बावजूद भी रकम न भरने के कारण इसके ब्याज का भार सरकार पर पड़ता है जो केवल करदाताओं की राशि से जाता है। इसलिए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें निलंबित किया जाए। अदालत की अवमानना के आदेश पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता मुख्य न्यायाधीश ने लोक अभ्याजनिक से मुख्य सचिव को मौजूद रहने को कहा है। बाद में अधिवक्ता को बुलाकर सरकारी अधिकारियों ने रवैये की ओर से ध्यान दिलाया और कहा कि आदेश के अनुपालन को लेकर अधिकारी 20 से 25 पेज का अल्फनामा दाखिल कर अदालत को गुमराह कर रहे हैं। साथ ही हर साल ब्याज भुगतने में करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ता है जिसके लिए अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अवमानना है मामले में सचिव को मौजूद होना पड़ेगा। महाधिवक्ता ने अदालत से भी कहा है कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी और इस पर विचार किया जाएगा। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। पाटन के बसपा गांव के गांधी आश्रम में आबकारी विभाग ने नशा की रोकथाम को लेकर शिविर का आयोजन किया जिसमें आबकारी विभाग के IAS अधिकारी सुनील कुमार ने पुलिस इंस्पेक्टर हितेश पटेल समेत अन्य लोग मौजूद रहे। शिविर के दौरान पुलिस इंस्पेक्टर ने बच्चों को नशे से दूर रहने की हिदायत दी। बता दें कि शिविर में कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन किया गया।
गुजरात के हाजिर शहर में लंबे असर से सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया है। कॉन्ट्रैक्टर अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की दोनों साइड खुदाई कर दी गई है, जिसकी वजह से सड़क जाम रहती है। वाहन चालकों और राहगीरों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 1 साल पहले बनाई गई सड़क को सिर्फ रिपेयर करना था, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने पूरी तरह तैयार सड़क को तोड़ दिया। आसपास में रहने वाले बुजुर्ग लोग आए दिन गड्ढों में गिरते दिखाई पड़ते हैं। हाजिर नगर पालिका की सड़क निर्माण कार्रवाई से लोगों को में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बिहार में कोरोना का कहर जारी है। आज दोपहर 12 बजे आई रिपोर्ट में पटना में एनएमसीएच के 18 डॉक्टर्स पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे सबकी चिंता बढ़ती जा रही है। वहीं पटना में 2235 लोगों को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। 65 फॉलो अप है और 294 ऐसे हैं जो राज्य के अन्य जिलों के हैं। आपको बता दें कि बीते 1 सप्ताह के अंदर बिहार के 350 से ज्यादा डॉक्टर संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना की इस महामारी के दौरान देश में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है। बीते 3 दिनों में दिल्ली समेत कई राज्यों में कड़ाके की ठंड के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI में भारी गिरावट आई है। मौसम विभाग का कहना है कि 9 जनवरी तक ऐसे ही हालात रहेंगे। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक बारिश, बर्फबारी और शीतलहर के कारण तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में शनिवार तड़के तेज हवा चल रही है, जिसके बाद बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग के अनुसार रविवार तक आसमान में बादल छाए रहेंगे, जिसके साथ ही दिल्ली का एयर क्लैरिटी इंडेक्स 273 हो गया। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि राजधानी में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। फिलहाल दिल्ली NCR के इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में अगले 24 घंटों तक बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में 2 से 3 दिनों से भारी हिमपात हो रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी के साथ बारिश हो रही है। 5 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में बारिश हो गई है। मैदानी इलाकों में 10 जनवरी तक बारिश की संभावना जताई गई है। भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। पर्वतीय इलाकों में इस कदर बर्फ देखने को मिल रही है कि चारों ओर सफेद चादर की नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कई ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के चलते जनजीवन अव्यवस्था है। कश्मीर से उत्तराखंड तक जगह जगह हाईवे बंद है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन तक हिमपात का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। ढकी बर्फ की सफेद चादर का दिलकश नजारा दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर, इन तीनों पहाड़ी सूबों में जमकर बर्फबारी हो रही है। तमाम हिल स्टेशन पर देखने गए सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। पोरबंदर में भारतीय तटरक्षकों को रविवार को 10 पाकिस्तानियों को भारतीय जल सीमा में पकड़ा और यह सब तब हुआ जब तटरक्षक जहाज आतंकी ने शनिवार रात अरब सागर में अपने ऑपरेशन के दौरान एक पाकिस्तानी नाव यासीन को पकड़ा। इस नाव में चालक दल के 7 पाकिस्तानी सवार थे। पाकिस्तानी नाव भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल भारतीय तटरक्षक बल के अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तानी चालक दल को पूछताछ के लिए पोरबंदर लाया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तानी नाव भारतीय जल क्षेत्र के अंदर 6 से 7 मील की दूरी में प्रवेश कर चुकी थी। जैसे ही भारतीय तटरक्षक जहाज को पाकिस्तानी नाव में देखा, वे वापस भागने लगे। इसके बाद उनको पकड़ा गया। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को ही BSF ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में सीमा पर पाकिस्तान की नाव पकड़ी गई थी। BSF के एक अधिकारी ने बताया था कि पेट्रोलिंग के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नाव पकड़ी गई थी। ऐसे नाव के इस्तेमाल से ड्रग्स की खेप पहुंचाई जाती है। ठंड के दिनों में पाकिस्तानी घने कोहरे को फायदा उठाकर ड्रग्स की सप्लाई करते हैं। देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर्पल न्यूज के साथ।
हर पल आपके साथ।